हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था उसके कुछ क्रिटिसिज्म। तो चलिए देखते हैं। इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये प्रतिनिधित्व बॉडी नहीं था, एज इट्स मेंबर्स वेर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब क्या था कि इसमें जो आपके मेंबर्स थे वो आपके भारत के जो जनता थे उनके द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था, इसीलिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था। ठीक है। इट वॉज नॉट अ सॉवरेन बॉडी एज इट वॉज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सॉवरेन भी नहीं था। सॉवरेन का मतलब होता है कि अपना जो डिसीजन होता है खुद से लेना, तो ये एक सॉवरेन बॉडी भी नहीं था। तो क्या था ये? तो ये आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक प्रपोजल के तौर पे ये बना था। उसका देख लेते हैं हम लोग। इट वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस के द्वारा इसको डोमिनेट किया गया था इसको इसमें। इनफैक्ट द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। मतलब कि असेंबली क्या था? टोटली आपका कांग्रेस के जो मेंबर थे उनके द्वारा ये डोमिनेटेड था। तीसरा पॉइंट था, इट वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। इसमें ज़्यादातर आपके जो मेंबर्स थे वो हिंदूज थे। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of India is remarkable for many outstanding features, even though it has been prepared after ransacking all the known constitutions of the world, and most of its provisions are substantially borrowed from others। मतलब कि आपका जो भारत का जो संविधान था वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर लेके बनाया गया था। मतलब सारे देश के संविधान से कुछ जोड़ जोड़ के निकाल कर ये आपका भारत का संविधान मतलब कि बनाया गया था। Indian constitution has borrowed various provisions from different constitution existing at that time। मतलब कि बहुत सारे देश के जो संविधान से उससे कुछ कुछ लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अब देख लेते हैं हम लोग बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि सबसे आपका जो सबसे बड़ा था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका संविधान है वो आपका भारत का ही है। इसमें आपके 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। ठीक है। आफ्टर अमेंडमेंट टिल डेट देर आर मोर देन 447 आर्टिकल्स, 24 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। अभी क्या है, अभी के प्रेजेंट समय के समय में जो आपका इतना सारा संशोधन हुआ है और उसके बाद मालूम प्रतीत होता है कि लगभग 447 आर्टिकल्स हैं, 24 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। उसके बाद देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि ये कठोर भी है और आपका फ्लेक्सिबल भी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। while some provisions of the constitution can be amended by the parliament by a simple majority, others require two-thirds of majority of the members of the parliament as well as ratification of not less than half of the state legislatures। आर्टिकल 360 मतलब बोल रहा है कि कुछ कुछ संविधान संशोधन तो आपका सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाता है, और कुछ कुछ में क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी का जरूरत पड़ता है, और कुछ में 2/3 प्लस आधा से ज़्यादा राज्यों की सहमति की भी ज़रूरत पड़ती है हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए। अगेन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट एलोन बाय अ टू-थर्ड मेजोरिटी। वही कहा मैंने कि कुछ प्रोविजंस जो हैं संविधान के वो आप मतलब कि संशोधन हो सकते हैं संसद के द्वारा सिर्फ आपका 2/3 मेजोरिटी से। ठीक है। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि आपका ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच द रियल एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट इज ओनली द नॉमिनल हेड। मतलब कि जो आपका राष्ट्रपति है वो जस्ट एक आपका नाम का हेड है, लेकिन जो रियल पावर जो होता है आपका जो आपका विधायी पावर होता है वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लाई करता है। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टे इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। और जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक ऑफिस में रहता है जब तक आपका जो सत्ता में जब तक सरकार रहती है, जो पार्टी की सरकार रहती है, तभी तक जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है आपका मतलब क्या बोलते हैं पावर को एंजॉय करती है। The framers of the constitution decided to adopt a parliamentary system of the government for several reasons। मतलब क्या हुआ कि जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये संविधान में मतलब कि इसको रखा गया इसलिए क्योंकि उसमें कुछ कारण थे। तो चलिए देखते हैं। पहला कारण था द सिस्टम वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया एंड पीपल वेर वेल एक्विंटेड विथ इट्स वर्किंग।
मतलब कि ऑलरेडी क्या था, ब्रिटिश लोग यहाँ थे ना, तो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, तो वो वाला सिस्टम बहुत दिनों से भारत में चल रहा था, और इसलिए हम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। ठीक है। सेकेंडली क्या था, द वास्ट साइज ऑफ द कंट्री एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स कल्चर नेसेसिएटेड द एडॉप्शन ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या था, एक तो हमारा देश बहुत बड़ा है, उसके बाद हमारे जो कल्चर्स हैं हर दिशा में आप देखिएगा डिफरेंट है। साउथ में कुछ और कल्चर है, नॉर्थ में कुछ और है, वेस्ट में कुछ और है। तो इस तरह से हम लोगों को ये एडॉप्शन करना पड़ा। थर्डली था द डिज़ायर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर विच वॉज अ कॉमन फीचर्स इन अमेरिका ऑल्सो इंड्यूस द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ऑप्ट फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब क्या था कि संविधान निर्माण करने के बाद, मतलब जो हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो अमेरिका में जो दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो कन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते थे, और इसी कारण से क्या हुआ कि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को मतलब कि अपने में लाए। उसके बाद चौथा है फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बाइस। मतलब कि संघ तो होना चाहिए, लेकिन एक आपका हेड होना चाहिए, एक जगह एक टाइम पर ऐसा होना चाहिए कि डिसीजन लेने वाला सिर्फ एक हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब कि सेंटर जो होता है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इट इज़ नोट वर्दी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। संघ का जो आपका यूज़ है कहीं पे नहीं हुआ है, एनी कहीं पे भी नहीं। और रैदर देन द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि आपका क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूज, मतलब राज्यों का संघ। ठीक है। विच implies दैट द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट among the units and the units cannot secede from it. India possesses most of the federal features but also several of the unitary features. The Indian federal structure acquires a unitary character during emergency when the normal distribution of powers between the center and the states undergoes vital changes. मतलब इसमें क्या कर रहा है ना, कि हमारा देश जो है संघ नहीं है, क्योंकि संघ में क्या होता है कि आपका जो राज्य और जो सेंटर है दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो हमारा देश जो है राज्यों के एग्रीमेंट से नहीं बना है। ठीक है। तो हम लोग का बना यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यों के संघ से बना है। ठीक है ना, राज्यों दो सारे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है। और हमारे देश में क्या, सेंटर एक मजबूत है। ठीक है। वो आपके जो आदेश जो होता है, निर्देश जो होता है वो स्टेट्स पर लागू कर सकता है। उसके बाद फॉर केसी वेयर वी आर इंडिया हैज़ अ क्वासी फेडरल सेटअप। मतलब कि आपका पूरा फेडरल नहीं है, इसीलिए उसको क्वासी फेडरल बोला गया है। मॉरिस जोन्स कॉल्ड इट बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ठीक है। ये कुछ आपके प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ कुछ टिप्पणी की है भारत के संविधान पर। उसके बाद ग्रैनविले ऑस्टिन कॉल्ड इट इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब कि सहकारी संघ की तरह से इसे देखा जा सकता है। इंडिया इज अ डिस्टिंक्ट फेडरेशन विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है डिवीजन ऑफ पावर्स। मतलब कि पावर जो है आपका हर तरह से डिवाइड किया गया है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब कि आपका जो संसद है दो दो भाग में बटा हुआ है, दो आपका हाउसेस है वहाँ पे। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान सबसे सुप्रीम बॉडी है। चौथा है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ संविधान है। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी, मतलब कि जुडिशियरी पे कोई दबाव नहीं है, वो आपका स्वतंत्र है, अपने हिसाब से काम कर सकती है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ यूनिटरी बायस। क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर। सेंटर जो है आपका एक बॉडी है जो कि आपको गवर्नर का अपॉइंटमेंट करेगा। पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि आपका जो पार्लियामेंट्री पावर्स है आपका नेशनल इंटरेस्ट पे काम करेगा। किसके किसके पास पावर है, ये आपका संसद के पास पावर है। पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, चेंज देयर नेम्स एंड ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब कि आपका जो स्टेट का नाम है, उसका बाउंड्री है, वो सारा चीज़ चेंज करने का पावर किसको है, वो संसद को है। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल मतलब कि जब होता है तो आपका पार्लियामेंट जो सेंटर होता है वो आपका मतलब कि पावरफुल हो जाता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारा एक ही संविधान है। सिंगल सिटीजनशिप, एक ही मतलब कि क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप सिंगल है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, मतलब कि जुडिशरी जो आपका है आपका इंटीग्रेटेड है, मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है। ऑफिस ऑफ सीएजी, ये सब चीज़ जो है आपका मतलब कि यूनिटरी बाइस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखा गया है। ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन एन एलाबोरेट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि जो संविधान है उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं।
द स्टेट कैन नॉट मेक लॉज विच टेक्स अवे और एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। मतलब कि कोई भी राज्य जो है किसी भी सिटीजन के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती या ले नहीं सकती है। इफ़ इट डज सो द कोर्ट्स कैन डिक्लेयर सच अ लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई राज्य जो है किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार को छीनता है तो वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। It may be noted that the fundamental rights granted by the Constitution are not absolute and are subject to certain restriction। और ये भी देखा जाता है कि जो मूल अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा वो आपका फुल्ली एब्सोल्यूट नहीं है, कभी कभी मतलब कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शन भी, कुछ बाधाएं भी दिए गए हैं। In other words, the Constitution seeks to strike a balance between the individual's liberty and the societal interest। मतलब कि समाज को और आपका जो इंडिविजुअल है वो दोनों को देखते हुए ये संविधान में मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। 11 आपके मूल कर्तव्य हैं, मतलब आपको क्या कार्य करना चाहिए। उसके बाद वाइल 10 ऑफ दिस ड्यूटीज़ वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। मतलब कि 11 में से जो 10 थे आपके जो 42वें संविधान संशोधन था 1976 का, उसके माध्यम से जोड़ा गया था और लाया गया था। और जो आपका एक और 11वां है वो आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। These duties serve as constant reminders to the citizens that they have to observe certain basic norms of the democratic conduct। मतलब ये जो ड्यूटीज़ है ये आप सारे जो पब्लिक है या इंडिविजुअल है उन पे दिखाता है कि आपका क्या कर्तव्य बनता है देश के लिए या हमारे संविधान के लिए। Directive principles of state policy। The Constitution outlines certain directive principles of state policy which the government has to keep in mind while formulating any policy। मतलब कि ये जो है राज्यों के लिए है, मतलब कि जब राज्यों को कुछ आपका जो दिशा निर्देश है वो दिमाग में रखना है जब आप नीति कुछ बनाते हैं तब। These principles seek to provide social and economic basis for democracy and the establishment of a welfare state। मतलब एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आपका DPSP का बहुत ही महत्व है। Unlike the fundamental rights, the directive principles of the state policy are non-justiciable। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के लिए तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है अगर कोई स्टेट या कोई राज्य आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, which implies that no action can be brought against the state before a court of law for its failure or implementing the directive principles of state policy। मतलब कि वही कह रहा है कि आप अगर कोई राज्य अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है जो भी आपका जो दिया हुआ है DPSP में, तो आप उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, परंतु अगर आपका मूल अधिकार अगर हनन होता है तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। सेक्युलर स्टेट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। दिस मीन्स दैट देयर इज नो स्टेट रिलीजन एंड द स्टेट इज completely detached from the religious dogmas। It also implies that the citizens are free to profess, practice, and propagate any religion. However, freedom of religion is not absolute and the same can be regulated in the interest of the public। मतलब क्या है कि भारत एक आपका सेक्युलर स्टेट है, तो मतलब भारत जो है राज्य जो है इसका कोई भी धर्म नहीं है, तो आपको यह पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ आपका पावर को भी लिमिट किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए। उसके बाद क्या है? इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। मतलब कि स्वतंत्र और आपका जो मिला हुआ जो जुडिशियरी है वो कैसे काम करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। संविधान तो आपको देता है स्वतंत्र न्यायपालिका का बारे में बताता है, विच ensures दैट द गवर्नमेंट इज कैरिड आउट ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब बोलता है कि जो आपका गवर्नमेंट है आपका संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। जुडिशियरी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द लिबर्टीज एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब जो आपका न्यायपालिका है या आपका जो कोर्ट है वो आपका एक तरह से गार्जियन की तरह काम करता है कुछ लिबर्टीज़ और जो फंडामेंटल राइट्स है जो सिटीजन्स के हैं उसके हिसाब से, मतलब उसको देखता है, उसको निगरानी में रखता है। It also determines the limits of the power of the center and the states। ये क्या होता है? ये वो भी देखता है कि आपका पावर जो होता है स्टेट और सेंटर उसका मिसयूज़ नहीं किया जा रहा है या उससे कुछ आगे का मतलब एक्स्ट्रा पावर यूज़ नहीं किया जा रहा हो। ये सब चीज़ों पे जो ध्यान देने वाली बॉडी है वो आपका जुडिशियरी है।
Constitution provides a single integrated judiciary with the Supreme Court at the top. Below the Supreme Court, there are high courts at the state level. अंडर द हाई कोर्ट देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट्स हो गया जो आपके हर राज्य में होते हैं, और उसके बाद आपका जिला या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं जो आपके हर जिले में होते हैं. उसके बाद है पीपल एज सोर्स ऑफ अथॉरिटी. मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल. मतलब कि संविधान का जो मूल स्रोत है वो है जनता. ठीक है. एंड हैज़ बीन प्रोमulgated इन द नेम ऑफ द पीपल. ठीक है. दिस इज एविडेंस फ्रॉम द प्रियम्बल विच स्टेट्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब टोटली जो आपका जो है आपका जनता के लिए, जनता के लिए जो शासन जो है टोटली उसी पे आपका बेस्ड है आपका संविधान. ठीक है. उसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड अकॉर्ड्स द राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. मतलब कि जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं वो उनको वोट करने का अधिकार है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. However, it makes reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes to provide them adequate representation. मतलब क्या है कि आपके SC ST के जो आपका प्रतिनिधित्व है वो कम है, इसलिए उनको कुछ जगह पे रिजर्वेशन दिया गया है. उसके बाद हम लोग ये इमरजेंसी प्रोविजन से हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे. तो चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें. और मतलब कि और भी जो वीडियोस है आपके पॉलिटी के, मैं इसी तरह से आपके लिए लाता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच.